नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कशन लेकर आए हैं वो आए हैं 23 मार्च का। तो दोस्तों आपको पता ही होगा सबको, 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारत माता ने अपने आँखों के तारों को खो दिया था, या कहें तो उन लोगों को खो दिया था जिनकी वजह से आज हम सब लोग आज़ाद हैं और आज़ाद होकर करंट अफेयर की क्लासें ले रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपने डिस्कशन पे आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि दोस्तों जो हमारी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, इस चैनल की जो पीडीएफ है उसको पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे भाइयों बहनों आईएएस आरएएस विद आरजे। ठीक है, आईएएस आरएएस विद आरजे जैसे ही आप सर्च करोगे आपको हमारा टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। पर डे करंट अफेयर की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेक्चर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसकी एक बार रीडिंग लगाइए, आपके दिमाग में परमानेंट। तो पूरा का पूरा जो डाटा है वो गवर्नमेंट की साइट से लिया गया है। ठीक है, पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं वो गवर्नमेंट साइट से लिए गए हैं। जो गवर्नमेंट के साइट पर चर्चा में है उन्हीं विषयों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, फालतू की बकवास नहीं करते। इसको पढ़ने के अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कांस्टेबल का दे रहे हो, और चाहे दे रहे हो आरएएस का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको किसी दूसरे करंट अफेयर सोर्स पर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप भटकना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब बिना देरी किए आते हैं हम हमारे टॉपिक के डिस्कशन पे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है MQ9 रीपर। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया आपसे MQ9 रीपर क्या है। ठीक है, तो पहले एक साधारण शब्दों में पूरे जो हुआ है MQ9 रीपर के पीछे जो क्या क्या पृष्ठभूमि रही है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसको एक साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या है, ये MQ9 रीपर एक ड्रोन है अमेरिका द्वारा निर्मित। ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये ब्लैक सी के ऊपर तैर रहा था, मतलब ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था। अब इस समय पर ब्लैक सी में क्या लगा हुआ है, रसिया की नेवी, यूक्रेन रसिया वार को लेके। ठीक है, जब देखा कि भाई ऊपर कुछ उड़ रहा है तो रसिया ने क्या किया, एक डंडा लिया, इसके सर पे मारा, इसको गिरा दिया। मतलब एक अपना फाइटर जेट उड़ाया Su-27, उसने इसके ऊपर ऑयल गिराया, ये खराब हुआ, इसके सर पे एक पाइप मारा, मतलब थोड़ी सी टक्कर मारी, और टक्कर मार के ये ड्रोन कहाँ क्रैश हो गया, जाके ब्लैक सी के अंदर। ठीक है, तो ये चर्चा में आया हुआ है क्योंकि इससे अमेरिका बहुत तिलमिलाया हुआ है रसिया के ऊपर। अब इस MQ9 रीपर के बारे में जान लेते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह से आएगा। कुछ टेक्निकल बातें उनको पढ़ के हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझते हैं आप। MQ9 रीपर क्या है, एक ड्रोन है। किसका ड्रोन है, यूएस का। ठीक है, काला सागर के ऊपर उड़ रहे थे तो रसिया ने इनको और ऊपर उड़ा के भगवान के पास पहुंचा दिया, चलो पहुंचो। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेडिएटर बी। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, प्रेडिएटर बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, ठीक है, ये यूएस की एयरफोर्स ऑफिशियली यूज करती है इस ड्रोन को। कौन यूज करता है, यूएस की एयरफोर्स। इसको किसने डेवलप किया है, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम। ये एक वहाँ की कंपनी है जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, यह ड्रोन क्या कर सकता है, यह निगरानी भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। ठीक है, मतलब निगरानी के लिए बड़े बड़े सेंसर और अच्छे अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, और हमला करने के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है कि ये कहीं पे भी जाकर, मतलब बहुत बड़ा विमान है। ये है भले ही ड्रोन, लेकिन विमान से कम नहीं है। इसके अंदर हवा से ज़मीन पे हमला करने वाली हेल फायर मिसाइलें लगी हुई हैं। मतलब इनके फायर होते ही जो नीचे है वो सारा कुछ नरक बन जाएगा, हेल फायर। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इसमें लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब जिस क्षेत्र को एक बार लॉक करके बम छोड़ दिया, बम वहीं जाके फटेगा। राजू श्रीवास्तव का सुना है ना आपने, कि बम आए हमसे बोले फट लें क्या, तो ये उसी तरह का बम है। ये बम जाएगा, पूछेगा फट लें क्या, मना करोगे फिर भी फटेगा ही फटेगा। चलो मेरे भाइयों बहनों, अब हम चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, अगले न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो वो है जंगली गधों से संबंधित। ठीक है, जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात के अंदर, कच्छ के रण के अंदर। तो ये चर्चा क्यों कर रहे हो सर, हमें क्या मतलब गधों से, हम गधे थोड़ी हैं, हम तो घोड़े हैं। तो बेटा पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी अभ्यारण्य हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, सारे के सारे मनुष्य के लालच का शिकार हो रहे हैं। मानव को ये नहीं पता है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमारी सारी की सारी टेक्नोलॉजी, सारे के सारे धंधे, सारा का सारा पैसा, सब कुछ रखा रह जाएगा, प्रकृति ही समाप्त हो जाएगी। खैर प्रकृति का तो क्या ही समाप्त होगा, प्रकृति से मानव जाति समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। तो दोस्तों क्या मामला निकल के आया है, अवैध खनन के कारण चर्चा में। जितने भी हमने कुछ दिन पहले, और ये आपको वीडियो तो नहीं बना पाया था, लेकिन अपने लेक्चर के उस पीडीएफ के अंदर मैंने दिया था आपको कि नामदापाय अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर भी लकड़ियों की कटाई चल रही है।
अब नामदापा तो इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई वो तो ये मान लो कि वहाँ डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उनको भी काट पीट के लोग बेचने पे लगे हुए हैं, इतना पैसे का जाने क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ अवैध खनन के कारण ये चर्चा में है। जब ये चर्चा में है तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, अभ्यारण्य की भी और जंगली गधों की भी। तो जंगली गधे बेसिकली आपने खच्चर देखे हैं, वो खच्चर ही जंगली गधे हैं। वैसे गधे डेंचू डेंचू वाले गांव में खूब घूमते हैं, खच्चर भी खूब घूमते देखे होंगे। जो खच्चर है वो जंगली गधा है, जो जेब्रा है वो जंगली घोड़ा है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है एक्वस एसिनस। इसका नाम क्या है? एक्वस एसिनस। ये आपसे आरएएस में, पीएसआई में, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है कि जंगली गधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपको लगेगा ये आपके साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है या साइंस का क्वेश्चन है, आप फिर बैठ जाओगे सारे के सारे वैज्ञानिक नाम रटने, गाजर का, मूली का, कबूतर का, तोते का। इस तरह से नहीं पूछते। जब भी आपसे कोई वैज्ञानिक नाम या इस तरह की कोई चीज़ पूछी जाती है जो सामान्यतः याद करने में या पढ़ने में बहुत कठिन है, तो वो इसी तरह से पूछी जाती है कि जो चीज़ चर्चा में रही होती है उसी को स्टैटिक से, उसी का एक स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। ठीक है मेरे भाई बहनों। ठीक है, तो ये गुजरात के कच्छ किरण में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ किरण में जंगली गधों का अभ्यारण्य, ये इसी नाम से है, वाइल्ड एस सेंचुरी, इसी नाम से स्थित है। कहाँ? कच्छ किरण में। भारत का एकमात्र जंगली गधा संरक्षण अभ्यारण्य है। ठीक है, भारत के अंदर इसके बाद दूसरा कोई जंगली गधों का संरक्षण करने का स्थान है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई बहनों। क्या हो गया इसमें? ठीक है मेरे भाई बहनों, यह भारत का क्या है? एकमात्र जंगली गधा संरक्षण का अभ्यारण्य है। इसके अंदर 2 जनजातियां रहती हैं, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाली जनजाति और ये वाली जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, या 2-3 जनजातियां दे देंगे, 2-3 राज्य दे देंगे, सुमेलित करवा लेंगे आपसे। राजस्थान के आरएएस के अंदर तो, या किसी भी पीसीएस के अंदर इस तरह के प्रश्न बहुत सामान्य है कि सूची 1, सूची 2 सुमेलित कीजिए, या कौन सी सुमेलित हैं, इस तरह के प्रश्न। तो 2 कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? एक तो राबरी जनजाति है, एक भरवाड़ जनजाति है। ठीक है, एक कौन सी जनजाति है? राबरी और एक भरवाड़। एक बात मैंने देखी है कि जनजातियों को हम पिछड़ा हुआ बोलते हैं, जनजातियों को हम नासमझ बोलते हैं, लेकिन जनजातियां भले ही जंगलों के अंदर कितने भी सदियों से रह रही हैं, वो वहाँ से लकड़ियाँ लेते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जंगलों को उनके रहने से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, जंगली जानवरों को उनके रहने से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और हम लोग अपने आप को सभ्य बोलते हैं, और हम जहाँ जाते हैं वहाँ विनाश लीला ही करते हैं। विकास के नाम पर जो विनाश लीला हमने रची है वो तो शायद शैतान और जानवर भी नहीं रचते। ठीक है, अब हम आगे चल के आगे देखते हैं कि जंगली गधे का आयुष्यन स्टेटस क्या है, कि जंगली गधे के बारे में पढ़ना जरूरी है या नहीं है। तो जंगली गधे का जो आयुष्यन स्टेटस है भैया, वो है नियर थ्रेटन, मतलब खतरे के पास में। किसके? नियर थ्रेटन, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी थ्रेट है, इनको धमकी मिली हुई है भाई प्रकृति की तरफ से, ये आयुष्यन का स्टेटस है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत सरकार ने बनाया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये वनडे एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं कि वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पास किया गया है। तो ये पहले पूछा भी जा सकता है कि 1972, 1971, 80, 1992, इस तरह से पूछ लेते हैं, और हम 1992 के पृथ्वी समिट को लगा के आते हैं 99%। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो जो नियर थ्रेटन्ड श्रेणी है उसको दिया गया है आयुष्यन के द्वारा। दोस्तों मैं आपको अभी ये पूरी अपना डिस्कशन खत्म करने के बाद बताऊंगा कि आयुष्यन ये जो स्टेटस देता है वो किस तरह से देता है। एक ब्लैंक पेज पे मैं आपको पूरा समझाऊंगा, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि ये वल्नरेबल क्या है, ये नियर थ्रेटन्ड क्या है, ये एंडेंजर्ड क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है। इस तरह की स्पीसीज के बारे में आपको देखने को मिलता रहेगा, वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है अपनी खबर, उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो दोस्तों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये खबर है जीलैंडिया के बारे में। अब आप बोलोगे सर ये न्यूजीलैंड सुनाता, न्यूजीलैंडिया भी सुनाता, इंग्लैंड सुनाता, ये जीलैंड कहाँ से आ गया भाई? बड़ा था क्या ये? तो इसके पीछे की जगह नाम के आगे जी लगा दिया। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि ये विश्व का 8वां बड़ा महाद्वीप है। कौन सा बड़ा महाद्वीप है ये? विश्व का 8वां बड़ा महाद्वीप है। तो आप मुझसे कहोगे कि सर ठीक है, जब तक राजस्थान में गहलोत जी थे तो वो अपने जिलों की संख्या बढ़ाए जा रहे थे, अब वहाँ कौन बैठा है जो महाद्वीपों की संख्या ही बढ़े दे रहे हैं? तो मेरे भाइयों बहनों, ये 2016-17 की न्यूज़ है, ये दोबारा से आई है, ये दोबारा से चर्चा का विषय बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि इसका किया जा रहा है सी बेड, एक प्लान है सी बेड 2030, मतलब सी बेड 2030। इसके अंदर क्या किया गया है? जैसे 2 संस्थाएं, एक है जनरल, कौन सी है? जनरल बैथीमेट्रिक, ये तो गड़बड़ हो गई। कौन सी संस्था है? द जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशियन।
ठीक है। दूसरी संस्था का नाम क्या है? निप्पॉन फाउंडेशन। क्या नाम है दूसरी संस्था का अपने का? निप्पॉन फाउंडेशन। ठीक है। इनने संयुक्त रूप से एक पहल शुरू की है, उसका नाम है सी वेड 2030। मतलब समुद्र के जो अंदर, जो बेड का मतलब होता है सतह, समुद्र के अंदर की सतह का एक मानचित्र तैयार कर रही हैं ये दोनों संस्थाएं मिलकर। इन्होंने उसका टारगेट फिक्स किया है 2023। तो जीलैंडिया की चर्चा पहले भी हुई थी कि भाई एक 8वां महाद्वीप है, एक 8वां महाद्वीप है, जीलैंडिया है, जीलैंडिया है, लेकिन अब उसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारियाँ आने लग गई हैं। तो दोस्तों जीलैंडिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस पहल के बारे में आपसे कोई पूछे ना पूछे इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इतनी आउटडेटेड भी नहीं है। सी वेड पहल 2030 क्या है ये कहीं भी पूछ सकते हैं आपसे। लेकिन जीलैंडिया के बारे में जियोग्राफी के अंदर बहुत हद तक पूछा जा सकता है। ठीक है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है? गोंडवाना लैंड का। भारत किसका है? भारत भी इसी का। ठीक है। यह लगभग 8 करोड़ वर्ष पूर्व इससे अलग हो गया था। कितने वर्ष पहले? 8 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। यह लुप्त महाद्वीप भी कहा जाता है कि प्रजातियां जैसे विलुप्त हो जाती हैं, वनस्पतियां जैसे विलुप्त हो जाती हैं, यह महाद्वीप भी विलुप्त हो गया। लेकिन यह वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के दक्षिण में मौजूद है। मतलब आप भूमध्य रेखा से नीचे जाओगे ऑस्ट्रेलिया के पास में, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के दक्षिण में एक बहुत सारा स्पेस है। वो क्या है? वो ही जीलैंडिया है जो प्रशांत महासागर के अंदर डूब गया है। इसका 94% भाग लगभग पानी के अंदर डूबा हुआ है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 48 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 48 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा खासा क्षेत्रफल है, भारत से बड़ा क्षेत्रफल है। ये कहाँ है? समुद्र के अंदर डूब गया है। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखोगे कि जो हिमयुग था उस समय पर ये जरूर समुद्र से ऊपर होगा। जैसे ही बर्फ पिघली, पानी का लेवल बढ़ा और एक महाद्वीप स्वाहा। अब धीरे धीरे जो द्वीपीय देश हैं उन पर खतरा है। मैं बता रहा हूँ कि अगर ग्लेशियर सहित, नॉर्थ पोल साउथ पोल सहित सारी की सारी बर्फ़ अगर पिघल गई तो धरती के ऊपर 18-18 फुट पानी हो जाएगा, ये तो मैं जानता हूँ। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। चलो अपन को क्या है, अपन को एग्ज़ाम निकालना है तो अपन ने पढ़ लिया इसके बारे में। ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज आर्टिकल है हमारा पद्म पुरस्कार। ठीक है। कल वितरण किया गया है इन पद्म पुरस्कारों का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो दोस्तों ये जो पद्म पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए हैं वो 106 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है। 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री प्रदान किए जाएंगे। अब आप बोलोगे सर इतने नाम कैसे याद करेंगे हम? तो भाई आप जिस राज्य के हो उस राज्य के लोगों के नाम याद कर लो बस। उसके अलावा आपसे पद्म पुरस्कारों के बारे में, नाम के बारे में तो नहीं पूछेंगे। बाकी पद्म पुरस्कार के बारे में पूछ सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे आगे, किस किस कैटेगरी में दिया जाता है, किस किस को दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे अवार्डों को प्राप्त किया है, उनका कम से कम एक बार सम्मान नाम जरूर ले लेते हैं हम। ठीक है। तो पद्म विभूषण किसको दिया गया है? श्री बालकृष्ण दोषी। इनको मरने के बाद दिया गया है। भाई मरने के बाद ही लोग अच्छे क्यों लगते हैं समझ नहीं आती। जब तक जिंदा है तब तक ही हाल पूछ लिया करो। श्री दिलीप महालनोबिस, ठीक है, इनको दवा के क्षेत्र में दिया गया है। मुलायम सिंह यादव जी को, इनको सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर दिया गया है। श्री जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में दिया गया है, तबला वादक हैं ये। श्री SM कृष्णा को सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है और श्री निवास वरदान साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। तो ये तो है श्री दिलीप महालनोबिस। अब आप एक सवाल का जवाब देना और उसको कमेंट सेक्शन में लिखना कि महालनोबिस मॉडल जो है वो किस चीज़ पर आधारित है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने महालनोबिस मॉडल को अपनाया था। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना मेरे भाइयों बहनों। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, पद्म पुरस्कारों के बारे में ही और चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण के बारे में। अभी हमने पद्म विभूषण के बारे में बात की, अब हम पद्म भूषण के बारे में बात करते हैं। तो श्री SL भैरप्पा, इनको साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण दिया गया है। श्री कुमार मंगलम बिड़ला, इनको बिजनेस के लिए। श्री दीपक धर, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। सुश्री वाणी जयराम, इनको कला के लिए। स्वामी चिन्नाजियर, इनको आध्यात्म जो है क्षेत्र उसमें दिया गया है। सुश्री सुमन कल्याणपुर, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। श्री कपिल कपूर, इनको साहित्य और शिक्षा, ये कपिल शर्मा नहीं है, कपिल कपूर हैं। सुश्री सुधा मूर्ति, इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। और श्री कमलेश जी पटेल, इनको दिया गया है आध्यात्मवाद के लिए। वही आध्यात्मवाद क्या है, साइंस से किस तरह से रिलेटेड है, साइंस और आध्यात्म का संबंध क्या हो सकता है, क्या साइंस सही है या आध्यात्म सही है, तो ये आध्यात्मवाद पर काम करते हैं अपने। ठीक है। अब पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। अब भैया इतने नामों को तो हम नहीं रटेंगे, न याद करेंगे, इतने में तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा।
ठीक है। इन 91 लोगों का नाम दिया है, इनको अपन को याद नहीं रखना है। अपन को क्या याद रखना है कि हमारे राज्य से, आप जिस भी राज्य से रिलेटेड हैं, हमारे राज्य से किस किस व्यक्ति को मिला है। तो भैया हमारा राज्य तो राजस्थान है। अब हम देख लेते हैं वहाँ किस किस को मिला है, ठीक है। तो राजस्थान के मेरे वासियों, आरएएस से लेकर सीईटी और रीट तक की तैयारी करने वाले हो, आप लोगों के लिए 3 नाम बहुत ज़रूरी हैं। इनको आप याद रखना, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। श्री मूलचंद लोढ़ा, इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। और श्री लक्ष्मण सिंह, इनको भी सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। एक चीज़ मैंने अक्सर देखी है कि हमारा जो राजस्थान है उसके लोग कला और संस्कृति के क्षेत्र में, दूसरा समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत काम करने वाले भामाशाह पैदा हुए हमारे यहाँ हुए, ठीक है। और ऐसे कई भामाशाह जो है वो कभी हाईलाइट में आए ही नहीं, उन्होंने गुपचुप तरीके से पीछे से ही काम किया। ये तो अब पुरस्कार मिलने लग गए हैं, नहीं तो मूलचंद लोढ़ा जी, लक्ष्मण सिंह जी, ये समाज कल्याण, इतना समाज कल्याण करता है राजस्थान हमारा कि पूरा राजस्थान ही हमारा सुख में है, ठीक है मेरे भाइयों। अब अपन जान लेते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में कि पद्म पुरस्कार क्या है सर, इसके बारे में और एक बार बताइए, ठीक है भैया। जान लो पद्म पुरस्कारों के बारे में, जब इतना सारा जान ही रहे हैं तो पद्म पुरस्कारों के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों पद्म पुरस्कारों की जो स्थापना है वो 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में, मतलब जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय पर पद्म पुरस्कारों का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये क्या है? नागरिक सम्मान है। नागरिक सम्मान का मतलब होता है इनको जो सिविल ऑनर होता है वो होता है। ये किसी मिलिट्री जो ऑपरेशंस होते हैं या दूसरे तरह के काम होते हैं उनमें नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसलिए नागरिकों को दिया जाता है, नागरिक सम्मान है, ठीक है। यह प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषणा की जाती है इनकी, मतलब सुबह लेनी है सलामी, शाम को पहले घोषणा करके जाते हैं कि इन लोगों को अगले 1-2 महीने के बाद, वैसे मार्च और अप्रैल के महीने में इनकी सेरेमनी है जो हेल्ड करी जाती है हमेशा, ठीक है मेरे भाई बहनों। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है कि इतने लोगों को मिलेगा, इस व्यक्ति को इस कैटेगरी में ये वाला पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है? ऐसे सभी विषयों को अथवा गतिविधियों को उनकी पहचान करना है जिनसे सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल होता है। चाहे वो सार्वजनिक सेवा साइंस एंड टेक के माध्यम से हो, चाहे बिजनेस के माध्यम से हो, चाहे लोगों को आध्यात्म के माध्यम से समाज सेवा की जा रही हो, या सार्वजनिक सेवा, मतलब भाव जो है वो सेवा का होना चाहिए, ठीक है। जैसे भगवान को पाने के लिए भक्ति का भाव होना चाहिए, आप क्या भोग लगाते हो कोई मायने नहीं रखता। तो भाव जो है वो समाज सेवा का होना चाहिए। आप कौन सा काम करके समाज की सेवा करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण, इसको असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन चीज़ों को याद रखना भैया कि पद्म विभूषण किस लिए दिया जाता है, पद्म भूषण किस लिए दिया जाता है, पद्मश्री किसके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो पद्म विभूषण जो है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, मतलब आपने समाज की असाधारण सेवा की है, विशिष्ट सेवा की है, तो आपको पद्म विभूषण प्राप्त होगा, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। अब आगे चलते हैं अपन। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण के बारे में, ठीक है। तो जो पद्म भूषण है, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाएं क्या है? इसको कैटेगरी वाइज भारत सरकार ने बांट रखा है कि ये सेवाएं जो हैं वो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा कहलाएंगी। अब उसके बारे में इंटरनेट पर कोई ऐसा आपके बारे में बताया नहीं गया था कि उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाओं में इन सेवाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं पद्मश्री सम्मान की तरफ। तो यह प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? प्रतिष्ठित सेवा के लिए। अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर ये सम्मान प्रदान किए जाते हैं। उसमें उच्च क्रम की सेवा हो या उसमें प्रतिष्ठित सेवा हो, चाहे उसमें अविशिष्ट सेवा हो, चाहे उसमें असाधारण सेवा हो, कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर आपने सेवा की हो तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी की सेवा ढंग से ही कर दी हो तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सम्मान किसमें? कला के क्षेत्र में यदि आपने सेवा की हो, सार्वजनिक कार्यों में की हो, सार्वजनिक मामलों में की हो, तो जो हमारे मुलायम सिंह जी हैं उनको सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है, ठीक है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आपने की हो सेवा, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा की हो, साहित्य के क्षेत्र में सेवा की हो, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा, इस क्षेत्र में यदि आपने अपना विशिष्ट योगदान दिया है पुरस्कार, तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। इन पुरस्कारों हेतु योग्यतावान लोगों का जो चयन है वो एक समिति करती है। प्रधानमंत्री उस समिति का गठन करते हैं और उस पद्म पुरस्कार समिति का गठन कौन करेगा? प्रधानमंत्री। उस समिति के द्वारा किस किस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाना है ये निर्धारित किया जाएगा और फिर वो लिस्ट पहुंच जाएगी राष्ट्रपति जी के पास, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू जी हों, चाहे कोई हो,
राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, अवार्ड उठाएंगे, उठा उठा के देते रहेंगे, बाकी उनको नहीं पता कि किसको दे रहे हैं वो और क्यों दे रहे हैं वो। ठीक है, अब हम चलते हैं मेरे भाइयों बहनों अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो अगला न्यूज आर्टिकल जो है वो है राष्ट्रपति निलयम। अब कोई नीलियम राष्ट्रपति नहीं है, ये राष्ट्रपति निलयम मतलब ये राष्ट्रपति के रहने का स्थान है। क्या है ये, निवास का स्थान, निवास स्थान है ये राष्ट्रपति का निवास स्थान। कहाँ पर है ये निवास स्थान, ये है सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसको जनता के पर्यटन हेतु खोल दिया गया कि ठीक है भाई जनता जनार्दन आप भी घूमो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब राष्ट्रपति को वहाँ रहना ही कुछ दिन है, 10-8 दिन रहना है, उसके बाद वो बंद पड़ा रहे, उससे अच्छा उसकी साफ सफाई होती रहे, जनता उसको देखने आती जाती रहे, थोड़ा बहुत कमाई भी होती रहे। ठीक है, तो इस चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि जनता के पर्यटन के लिए इसको खोल दिया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति निलयम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक है, या राष्ट्रपति निलयम के बारे में 20 शब्दों में वर्णन आपसे पूछ सकते हैं। 20 शब्दों से ज़्यादा का आपसे प्रश्न बनेगा नहीं। राष्ट्रपति निलयम क्या है, 20 शब्द और 2 अंक आपके RAS मेंस में तुरंत पूछ लेगा वो। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसको रेजिडेंसी हाउस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, रेजिडेंसी हाउस के नाम से। यहाँ पर राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य ठहरेंगे, वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य ठहरेंगे राष्ट्रपति, और अपना सरकारी कामकाज भी करेंगे यहाँ से। तो वैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति देखो जब तक व्यक्ति बनता है वो थोड़ा सा बुजुर्गियत की तरफ तो चला ही जाता है, और दिल्ली के अंदर सर्दी बहुत भयानक पड़ती है। तो उस सर्दी से बचने के लिए जो 15-20 दिन का जो टारगेट होता है सर्दी का, जब भयंकर सर्दी पड़ती है तो उस समय पर वो यहाँ चले जाते हैं हैदराबाद, और राष्ट्रपति निलयम में जाके निवास करते हैं 10-15-20 दिन। ठीक है, उसके बाद वो निलयम खाली ही पड़ा रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम अगले न्यूज आर्टिकल की चर्चा करते हैं मेरे भाइयों बहनों। ये न्यूज आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप का कल लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, कब की गई, क्यों कल क्यों कर दी गई भाई, मोदी जी सुबह उठ गया, योगा वोगा किया, बोला यार आज तो एक ऐप लॉन्च कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं था। देखो कल क्या था, ITU की जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसका नई दिल्ली के अंदर ओपनिंग हुई थी। किसने की थी, PM मोदी ने। अब ITU क्या है, ITU है अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, तो पहले तो हम बिफोर कॉल यू डिग एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसको लाने की क्या जरूरत पड़ गई और आई तो इससे क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम ITU के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो हम आगे चलते हैं। देखो इस एप्लीकेशन को समझने से पहले साधारण शब्दों में कुछ चीज़ें समझ लो। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके गली में, मोहल्ले में, कहीं पे भी खुदाई होती है किसी भी चीज़ के लिए, नाले के लिए हो या अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डालने के लिए हो या किसी भी तरह की चीज़ डालने के लिए हो, तो वहाँ पर पहले से मौजूद जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी काट फाँक होती है, टूट फूट होती है। ठीक है, होती है कि नहीं होती, होती है। और जब यही काम गवर्नमेंट के द्वारा बड़े स्तर पर करवाया जाता है तो वहाँ पर खतरे भी बड़े बड़े होते हैं। मान लो कोई ऐसी पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है जो कि इंटरनेशनली है, इंटरनेशनल नहीं है तो इंटर स्टेट है, वो कितनी बड़ी पाइपलाइन होगी। चलो हमारे घर की पानी की पाइपलाइन टूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में जुड़ जाएगी, और उसको जोड़ते जोड़ते तो कई दिन लग जाते हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल खर्चा होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा तो तब होता है जब कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडरग्राउंड पड़ी हो, वो तो चेंज ही करनी पड़ जाती है पूरी, तो सरकार का खर्चा कितना बढ़ जाता है। तो मोदी जी ने सोचा ITU का अपन क्षेत्रीय कार्यालय का जो है वो शुभारंभ कर ही रहे हैं नई दिल्ली के अंदर, तो एक ऐप लॉन्च कर दो। इस ऐप के अंदर क्या है भाई कि ये जो सारे जो लोग अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी रजिस्टर्ड होंगी उसके अंदर, और उसके अंदर क्या होगा, और उसके अंदर सबके नंबर दे रखे होंगे आगे। तो जब भी कोई एक कंपनी आके वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की सोचेगी तो वो और कंपनियों को कॉल लगाएगी, भाई आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से यहाँ डेवलप्ड तो नहीं है, और है तो वो कितनी गहराई में, रोड के किस किनारे पे, कितने फुट की दूरी पे है, तो उस सब को बचाते हुए काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले से एक जगह पर गैस की और पानी की और ऑयल की ये पाइपलाइन पड़ी हुई है, अब वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की लाइन आती है, तो ऑप्टिकल फाइबर वाला है वो कॉल करके पूछेगा कि भाई आपकी पाइपलाइन तो नहीं है यहाँ पे, या पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, तो बोलेंगे सर है तो उसकी हमें रिपोर्ट दो, वो कितनी गहराई पर, सड़क के कोने से कितना है, कितना अंदर है, मतलब उसकी लोकेशन दो हमें। उससे क्या होगा, उससे बचा के काम किया जाएगा, नुकसान कम से कम किया जाएगा, नुकसान कम से कम होगा। यही इस ऐप का लक्ष्य है। ठीक है मेरे भाई बहनों, आपकी समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ उस पर लिखा नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस ऐप पर करीब 25,000 संस्थान जो हैं, एजेंसियाँ और कार्यालय जो हैं पंजीकृत हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, भूमिगत
ढांचे जैसे जल पाइपलाइन, विद्युत पाइपलाइन, विद्युत की लाइन, विद्युत की क्या पाइपलाइन हुई, गैस की लाइन, इससे संबंधित क्या है, इसके अंतर्गत दूर संचार क्षेत्र की, इसके अलावा जो है वो 37 लाख किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, वो भी अंडरग्राउंड पड़ी हुई है भारत के अंदर 37 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो जब भूमिगत ढांचे को इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, सुरक्षित रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। खुदाई से पहले ऐप पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं ITU के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और दूरसंचार को नियमित और मानकीकृत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ऐसा नहीं है रेडियो जो स्पेक्ट्रम होता है, जिस देश का जितना मन किया उतना बढ़ा लिया, जितना कम करने का मन किया वहाँ कम कर लिया, हमारा मन आया भाई आज तो जो बाइडेन से बात करेंगे उठा के फोन ठोक दिया, इस तरह से नहीं होगा। दूरसंचार जो संघ है वो इन चीज़ों का नियमन करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1865 में पेरिस के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के अंदर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विभिन्न देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय कॉल जो प्रबंधन है वो फ़ोन कॉल की अनुमति देता है। ये क्या करता है, फ़ोन कॉल की अनुमति देता है। हमने कॉल किया, जैसे मेरा दोस्त है वो कनाडा रहता है, तो हम जब कॉल करते हैं तो वो आराम से बात करते हैं। और कभी अगर ITU का मन हुआ तो उसने कहा नहीं इस नंबर को अनुमति मत दो, ये बंदा बात नहीं करेगा, ये गालियाँ देता है बात करते करते, तो भाई हम उसी दिन बंद हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे इंटरनेशनल कॉल्स हैं उनका नियमन कौन करता है, चलो हमारे देश के अंदर तो रिलायंस जियो है, और भी चीज़ें हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, बहुत सारी चीज़ें, अब तो VI हो गया सारा, वो ये करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है, तो वो करता है ITU। ठीक है, क्या कार्य करता है, रेडियो स्पेक्ट्रम का मानकीकरण करता है, रेडियो स्पेक्ट्रम का नियमन करता है, और विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कॉल की अनुमति दी जा सके। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, क्या किया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन कॉल करने की आपसे अनुमति दी जा सके, उसका नियमन कौन करता है, उसका ITU करता है। अब ITU का एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है, हमारे देश के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। अब हम चलते हैं आने वाली अगली न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है हमारा, अगला न्यूज़ आर्टिकल है मेरे भाइयों बहनों, कोबरा वॉरियर। कौन है, कोबरा वॉरियर, सांप से लड़ने वाले लोग। तो दोस्तों कोबरा वॉरियर क्या है, पहले कोबरा वॉरियर के बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन किया जा रहा है UK में। कहाँ, UK में। UK में कौन सी जगह है, वेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर। तो आपकी समझ में तो आ गया होगा भाई कुछ हवाई हमलों से संबंधित है। हाँ भैया, ये हवाई हमलों से ही संबंधित है। ये एक एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है। ये क्या है, बहुपक्षीय है, मल्टीलेटरल है, मतलब बहुत सारे देश एक साथ इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, वायुसेना का युद्धाभ्यास है जिसमें भारत, USA, UK, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर भाग ले रहे हैं। आपने एक चीज़ नहीं देखी, जब से रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा है और चाइना की पहले से ही टसल चल रही थी अमेरिका के साथ में, तब से अमेरिका, UK और USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सारे देश लगभग एक धागे में अपने आप को पिरो रहे हैं, सब एक लड़ी बना रहे हैं सब चीज़ की। ठीक है, और भारत कभी डाल कभी पात, कभी रसिया, कभी अमेरिका। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, जो हमने कोबरा वॉरियर जो एक्सरसाइज शुरू की है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है लड़ाकू विमानों की व्यस्तताओं में भाग लेना। ठीक है, मतलब अगर मान लो किसी जगह पर अकेला लड़ाकू विमान उड़ रहा है तो कोई भी उड़ा ले, वहाँ कौन सा एक्सीडेंट होना है, मैं उड़ा लूँगा, हैंडल पकड़ना सीख जाऊँ, तुम उड़ा लोगे, कोई भी लेके चल दे। लेकिन जहाँ पर 10, 20, 100, 50 विमान एक साथ उड़ रहे हैं, पता लगा किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपना जो है अपने हाथ से ही स्वाहा कर लिया सब कुछ। तो जो व्यस्तताएं हैं उनमें भाग लेना और विभिन्न वायुसेनाओं के अनुभवों से सीखना है कि भाई जब व्यस्तता ज़्यादा होती हैं, जब वहाँ पर ट्रैफिक हाई होता है एयर कंट्रोल का, तो वहाँ पर विमानों से किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से युद्ध करना है। और दूसरे देशों की वायुसेनाएं जिनका अपना अनुभव रहा है किसी जगह पर जाकर काम करने का, जैसे भारत ने एयर स्ट्राइक करी तो भारत का अनुभव है, अब वो साझा करेगा अपना अनुभव भारत जाके। ठीक है, अब भारत की ओर से इसमें कौन कौन भाग ले रहा है, तो मिराज 2000, ये वही मिराज है, मिराज 2000 जिसको लेके अभिनंदन साहब उड़े थे। ठीक है, लेके तो गए लेकिन लौट के नहीं आया वो। C-17 ग्लोब मास्टर, भारत का ये मान लो ब्रह्मास्त्र कहीं भी लेके चल देते हैं, चाहे कोई आपदा आ जाए, चाहे युद्धाभ्यास हो, कुछ भी हो, C-17 चल देता है। और दूसरा IL-78, ये आपका जो है वो मिड एयर रिफ्यूल करते हैं वो विमान है, मतलब एयर हवा के अंदर ही हम दूसरे विमान के अंदर जब ऑयल भर देते हैं, रिफ्यूल कर देते हैं, तो ये विमान वो काम करता है। कौन सा, IL-78। ये क्या एक तरह से टैंकर विमान है,
इसको में तेल भरते हैं, ले जाते हैं, इसमें वो तकनीकी है जिससे हवा से हवा में दूसरे लड़ाकू विमान के वो रिफ्यूल कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई बहनों, अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ कि अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारा क्या है। तो अगला न्यूज़ आर्टिकल है निशानेबाजी का विश्व कप। क्या है? निशानेबाजी का विश्व कप। यहाँ पे सरबजोत सिंह जी हैं हमारे, उन्होंने एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। ठीक है, और वरुण तोमर जी ने कांस्य जीता है। क्या जीता है? कांस्य। तो मेरे भाइयों बहनों, ये पहले तो हम जान लेते हैं कि ये वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है। ये कहाँ हो रहा है वर्ल्ड कप, मैं इसमें लिखना भूल गया। ये हो रहा है आपके भोपाल के अंदर। कौन सी जगह हो रहा है? भोपाल के अंदर, पहली बात। ठीक है, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड और कांस्य पदक अपने जीते हैं। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ जो हमारा डिस्कशन था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैंने आपसे बीच में एक बात बोली थी कि किस तरह से ये वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, IUCN जो स्टेटस देता है वो किस तरह से देता है, मैं उसको आपको वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। तो आप बेटा 2 मिनट का टाइम निकालिए, आपकी समझ में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सभी प्रजातियाँ, सभी प्रजाति। चलो, ये दुनिया की सभी प्रजातियां हैं। तो इनमें से क्या होगा? देखो, या तो ये प्रजातियां गिनने योग्य होंगी, काउंटेबल होंगी, या इनको गिना नहीं जा सकेगा। ये सही क्यों नहीं लिख पा रहा है? एक सेकंड होल्ड करिए। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि देखो ऑल स्पीसीज होती हैं। क्या होती हैं? पूरी प्रजातियां होती हैं। ये पूरी प्रजातियों को हमने एक जगह पर रख लिया। ठीक है, इसमें 2 तरह की प्रजातियां होंगी, एक तो गिनने योग्य होंगी, एक जिनको गिना ही नहीं जा सकता, कीट पतंगे, मच्छर मक्खी, इस तरह की चीज़ें जिनको गिना ही नहीं जा सकता। दूसरी होते हैं गिनने योग्य, जिनको हम गिन सकते हैं, चाहे वो चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, चाहे डायनासोर हो, कुछ भी हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ भाई 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, इस तरह से। ठीक है, तो अब जिनको गिन ही नहीं सकते उनकी तो हम बात ही किया करें, तो इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब गिनने योग्य की तरफ आ जाते हैं कि भाई ठीक है, आप लोगों को हम गिन सकते हैं। अब हम इनमें आ जाते हैं। अब जिनको गिन सकते हैं उनमें भी एक प्रॉब्लम है। एक को तो डाटा उपलब्ध है, ठीक है भाई, आपके पास 50 भैंसें हैं, 10 गायें हैं, 20 हाथी हैं, 100 घोड़े हैं, चीते हैं, 12 अफ्रीका से ले आए आप। ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो पर्याप्त डाटा ही नहीं है, मतलब चूहे। अब इनके बारे में क्या डाटा होगा? कुछ नहीं। आप गिनते रहो, लेकिन गिन पाओगे क्या? नहीं गिन पाओगे। बिल्लियाँ, कुत्ते, अब इनके बारे में डाटा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि कितने कुत्ते हैं। ठीक है, जब डाटा ही नहीं है तो अब हम इन चीज़ों को भी यहीं छोड़ देते हैं। ठीक, अब जिन चीज़ों का डाटा उपलब्ध है उनको कैटेगराइज किया जाएगा और उनको दिया जाएगा स्टेटस। कौन देगा? IUCN देगा। IUCN ने पहले सभी प्रजातियों को एक जगह पर रखा, उनमें से गिनने योग्य को अलग किया, जिनको गिना नहीं जा सकता है उनको अलग किया, जिनको गिना नहीं जा सकता है उनको छोड़ दिया, जिनको गिना जा सकता है उनको पकड़ा। जिनको गिनी जा सकती हैं उनमें भी एक ऐसी है जिसको पर्याप्त डाटा नहीं है, दूसरी वो है जिनके बारे में डाटा उपलब्ध है। तो जिनके बारे में डाटा उपलब्ध नहीं है उनको भी पीछे छोड़ दिया। अब जिनके बारे में डाटा उपलब्ध है उसके बारे में IUCN निगरानी रखता है कि भाई ठीक है, प्रकृति में इन प्रजातियों का क्या स्टेटस चल रहा है। जैसे सोसाइटी में आपका स्टेटस होता है ना, गरीब, अमीर, रिच, खतरे में हो, कोई आपको परेशान करता है या आप किसी को परेशान करते हो, उस तरह से अब इनका स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो क्या बोले आपसे, सबसे निचला जो स्टेटस होता है वो होता है आपका लीस्ट कंसर्न। ठीक है, क्या होता है? लीस्ट कंसर्न, मतलब अभी कोई भी खतरा नहीं है, अभी कोई खतरा नहीं है, खतरे से बाहर है। ठीक है, उसके ऊपर एक कदम आता है, यदि लीस्ट कंसर्न में ही आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पहुंच जाते हो खतरे के नज़दीक। कहाँ पहुंच जाते हो आप? खतरे के नज़दीक, जिसको बोलते हैं नियर थ्रेटन। कहाँ पहुंच जाते हो? नियर थ्रेटन। यदि नियर थ्रेटन श्रेणी में भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आप उन 3 श्रेणियों में चले जाते हो जहां संरक्षण के भरपूर प्रयास करता है IUCN, और गवर्नमेंट से भी बोलता है जिन देशों में इनको प्रॉब्लम आ रही होती है कि आप भी प्रयास कीजिए, नहीं तो ये प्रजातियां चली जाएंगी विश्व से, और इन प्रजातियों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इनके जाने से वो मनुष्य को भुगतना पड़ेगा। तो अब आती है तीसरी, वल्नरेबल। वल्नरेबल होती है, उसका मतलब होता है बेटा सुभेद्य। सुभेद्य का मतलब ये है कि अगर इस श्रेणी में कोई प्रजाति आ गई है तो आप उसका अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, तो वो नीचे की तरफ लौट जाएगी, नियर थ्रेटन हो जाएगी और फिर लीस्ट कंसर्न हो जाएगी, जिस पर कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप नहीं संभले तो ये थोड़े से दिनों के अंदर ही डेंजर में आ जाएगी। कौन से में? एंडेंजर्ड स्पीसी बन जाएगी ये। कौन सी? एंडेंजर्ड स्पीसी बन जाएगी ये। अब खतरा प्रारंभ हो चुका है
ये किस श्रेणी में पहुंच जाएगी? एंडेंजर्ड में। अब खतरा प्रारंभ हो चुका है, अब खतरा प्रारंभ हो चुका है तो आपको अब इसे नीचे लाने में, नीचे की श्रेणियों में लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका एक छोटा सा झटका इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में पहुंचा देगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है आपको असाधारण रूप से खतरे में है, रिकवरी करना इसकी लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो आपका जो गोड़ावण बोलते हैं ना, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आपका, या हमारा सबका राजस्थान का जो पक्षी है गोड़ावण, वो क्या है? वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, IUCN की स्टेटस में कौन सी जगह? क्रिटिकल एंडेंजर्ड में, जिसकी रिकवरी नामुमकिन है, लगभग बहुत मुश्किल है। कुछ जोड़े या गिने चुने ही उस प्रजाति के जीव जंतु बचे हैं, वो होती है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। अगर आपने क्रिटिकल एंडेंजर्ड में भी संरक्षण नहीं दिया भरपूर जितना उसको ज़रूरत है, तो बिना किसी झटके ही ये क्रिटिकल, ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जंगलों से समाप्त हो जाएंगे। और इससे ऊपर की श्रेणी आती है, वो आती है एक्सटिंक्ट, मतलब प्रकृति से ही समाप्त हो जाएंगे। ये अपने किसी भी रूप में प्रकृति में नहीं रहेंगे, ना तो ये बायोलॉजिकल पार्क में ही मिलेंगे आपको, ना किसी दूसरी चिड़ियाघर वगैरह या जहाँ पर के इनको संरक्षित करके रखा जाता है वहाँ भी नहीं मिलेंगे, मतलब एकदम प्रकृति से ही खत्म। ठीक है, तो हम एक मैप के थ्रू जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, लीस्ट कंसर्न ये बाहर है सबसे, कोई खतरा नहीं, ये खतरे से बाहर है। खतरे का पहला चरण शुरू होता है ये वाला। ठीक है, ये अभिमन्यु अभी बाहर है, इसको कोई खतरा नहीं है। अब ये अंदर गया तो ये नियर थ्रेटन पहुंच गया कि भाई आप अंदर आ रहे हो, यहाँ पे पांडव साथ में जरूर हैं इसके, लेकिन ये बाहर हो गया, बाहर है, खतरे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ अकेला घुस गया सुभेद्य, चाहे तो आगे जा सकता है चाहे लौट सकता है, ये वल्नरेबल हो गया। ठीक है, वल्नरेबल के बाद हो जाएगा एंडेंजर्ड, कि भाई अब खतरे के आप बहुत नज़दीक पहुँच गए हो, खतरे में घुस चुके हो। उसके बाद आएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि अब आपका लौटना तो लगभग नामुमकिन है, मतलब अब आप प्रकृति के अंदर अपने आप को उस तरह से रिस्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है जंगलों से आप समाप्त हो चुके हो, और अभिमन्यु के केस में यह है कि आप बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हो। ठीक है, अब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के बाद आता है एक्सटिंक्ट, मतलब प्रकृति से खत्म, चाहे जीव जंतु हो चाहे अभिमन्यु, प्रकृति में अब आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन बहुत पसंद आएगा, और आपकी जो IUCN स्टेटस या दूसरी चीज़ों को लेकर जो भी आपके क्लियरिटी नहीं बन पा रही थी, वो क्लियरिटी बनी होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे आपसे कल राजस्थान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।